दुनिया के बहुत सारे देश निर्भर हैं। ईरान ने अपने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के रास लाफान गैस फैसिलिटी पर करके लिया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने 14 मिसाइलें इस गैस फील्ड पर मारी, भाई पूरा फोड़ के रख दिया है। कतर का रास लाफान गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब है। इस हमले में कतर को काफी नुकसान हुआ है और हमले के बाद कतर ने प्लांट में प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया। क्या प्रोडक्शन होगा, देख रहे हैं कैसे आग लगी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। दुनिया का 17-18% गैस यहां से निकलता है और आज उसकी हालत आप देख लीजिए। सीधा 17-18% गैस दुनिया के मार्केट से निकाल दीजिए, हाहाकार नहीं मचेगा। इससे पहले 2 मार्च को भी कतर के इस प्लांट पर हमला हुआ था। उस अटैक के बाद भी कतर ने प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया। इस तरह के गैस प्लांट पर हमला दुनिया का कितना नुकसान कर सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि अगर युद्ध बंद भी हो जाए तो भी इस तरह के गैस प्लांट को फिर से प्रोडक्शन शुरू करने में अभी महीनों लगेंगे बॉस। कतर के एलएनजी हब पर हमले से भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि भारत को बहुत भारी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती थी। आप देखिए कि भारत अपनी कुल खपत का 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 2024-25 में 270 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था भारत ने, और उसमें से 112 मिलियन टन यानी करीब 41% सिर्फ कतर से इंपोर्ट हुआ था। कतर की एलएनजी का इस्तेमाल भारत में बड़े लेवल पर पावर जनरेशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कतर की एलएनजी पर डिपेंडेंट हैं। PLL यानी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया और GSPC जैसी भारतीय कंपनियां बहुत लंबे समय से कतर से एलएनजी मंगाती रही हैं। इसलिए कतर के एलएनजी हब पर ईरान के हमले के बाद भारत में गैस का संकट खड़ा हो सकता है, इसकी चिंता बड़ी हो गई है। लोगों के मन में डर भरने लग गया है कि भाई चलिए आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इधर उधर से मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर जहां से इतनी बड़ी मात्रा में आता है वही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या करेंगे आप? दुनिया क्या करेगी? ईरान ने सऊदी अरब के सैमरेफ रिफाइनरी को धुआं कर दिया। सऊदी के लिए यह रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से सऊदी अपना तेल इसी रिफाइनरी से निकाल रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसे भी रोक दिया है। आप देखिए कि सऊदी अरब की यह रिफाइनरी लाल सागर के तट पर है। सऊदी अरब ने पूर्व से पश्चिम तक एक तेल पाइपलाइन डाली हुई है। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तब भी सऊदी को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई उसने तेल की लाइन डाली हुई है। वो इसी पाइपलाइन के जरिए पूरब की रिफाइनरियों का तेल पश्चिम में लाल सागर भेज रहा था और यहां से वो आसानी से तेल बेच दे रहा था। लेकिन जब ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ईरान ने भी सऊदी के इस रिफाइनरी को निशाना बना दिया। ईरान ने 18 दिन पहले भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ड्रोन और मिसाइलें दागकर फोड़ा था, जिसके बाद सऊदी को यह रिफाइनरी बंद करनी पड़ गई थी। ईरान ने कुवैत को भी नहीं छोड़ा। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन फोड़ दी। पहला हमला कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। यहां ड्रोन फटने के बाद पूरा इलाका हिल गया। ईरान ने दूसरा हमला कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर किया है। ईरान के इन हमलों से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई में हड़कंप मचा हुआ है बॉस। पूरा मिडिल ईस्ट हिला हुआ है, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है बॉस, और वही तेल गैस फोड़ दोगे तो इनका तो तेल निकल जाएगा। अमेरिका ईरान के इस युद्ध से तो पहले ही खाड़ी देशों की जान पर बनी हुई है। अब उनके रिसोर्सेज पर खतरा आ गया है। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खाड़ी देशों में ईरान के हमलों को लेकर बात हुई। इस मीटिंग के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि उसे इन हमलों के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं कतर तो इतना भड़क गया कि उसने ईरान के सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। खाड़ी देशों से संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि अब तो क्या करें, उधर ईरान अमेरिका तक तो मार नहीं पा रहा, तो वो इनको मार रहा है। इधर नस दबाता है ताकि अमेरिका जो है वो चिल्लाए, लेकिन नस तो इनकी दब रही है, मर तो ये रहे हैं, हालत इनकी खराब हो रही है। तो खाड़ी देश कर रहे हैं कि हमको भी कूदना पड़ेगा युद्ध में। अगर खाड़ी देश युद्ध में कूद गए तो भाई ये युद्ध उस लेवल पे चला जाएगा जहां से नीचे खींचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं फोड़ रहा, उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इजराइल के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक हुआ है।
और ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है कि उसके हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अब ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा बॉस। भाई वो कह रहा है तुमने मेरा तेल और गैस फोड़ा, मैं जहां तक मार सकता हूं वहां तक घुस घुस के तेल गैस फोड़ दूंगा सब। उधर ट्रंप भी फिर से ईरान को ऐसा धमका रहे हैं कि ईरान का पूरा गैस प्रोडक्शन ही उड़ा देने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो अटैक किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था। एकदम मासूम बन रहे हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तुमको नहीं पता था। अब इजराइल इस तरह का हमला नहीं करेगा कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अब गैस तेल प्लांट पर हमला किया तो उसे अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और इतने जोर से उड़ा देगा जो ईरान ने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का टोन चेंज हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तेज मार रहा है, इधर से एक मारो ये चार मारने जैसा कर रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारो। क्यों भाई, तुमने शुरू क्यों किया? उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कह दिया कि आज ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो? बोलो ना कि तुम्हारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, इसलिए झूठ बोल बोल के उस पर लीपापोती करते हो। उधर ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है, ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुम कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि यह युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है, मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है, जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए 3 साल में बॉस, 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना खर्च कर रहा है? 9,000 करोड़ CR पर डे खर्च कर रहा है बॉस, पर डे। और 20 दिन में इसका मतलब यह है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है, 2 लाख करोड़ रुपए 20 दिन में। और बजट मांग रहा है कि 18 लाख करोड़ रुपया और दो। तो आप देखिए कि 2 लाख करोड़ इधर और 18 लाख करोड़ का बजट मांग रहा है, तो 20 लाख करोड़ हो गया। तो जितना 3 साल में खर्च नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा तो ईरान में खर्चा कर देगा। तो ईरान कह रहा कि मारो, हमको क्या है,
हम थोड़े कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डुबाओ, फाड़ो पैसा, अपना डॉलर फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ, जलाते जाओ। हमको क्या, हमको तो मार नहीं बैठो ना, हम तो मर ही रहे हैं। तुम्हारी इकोनॉमी मार के मर जाएंगे, ईरान कह रहा है। सोचिए, ऐसे युद्ध में बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिस युद्ध में ट्रंप अपना कोई मकसद भी नहीं बता पा रहे। भाई को पता ही नहीं है कि किस बात का पैसा खर्च कर रहा है। ब्याह में नाच रहे हो कि ऐसे 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 उड़ा रहे हो, पब्लिक का पैसा उड़ा रहे हो तुम। इसी पर दुनिया भर में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। बड़ी बड़ी मैगजीन और अखबार लिख रहे हैं कि यह ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, एपिक फेलियर दिख रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर ट्रंप की आंखें बंद किए हुए फोटो दिखाते हुए लिखा कि ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसको दिख ही नहीं रहा है कर क्या रहा है ये आदमी। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा है। ट्रंप जिस रूस के तेल से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उस तेल पर दुनिया से कह दिया कि जाओ जाके खरीद। ईरान के जिस तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, अब अमेरिका उसके बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। कह रहा है कि उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे। जो समुद्र में ईरान का तेल खड़ा है, जहाज में पड़ा है, कह रहा है उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, वो भी ले लो। क्या हालत हो गई तुम्हारी अमेरिका, क्या हालत हो गई है सोचिए। रूस को मारने चले थे, रूस को मार नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चले थे, वो रोक नहीं पाए। चाइना को डैमेज करने चले थे, वहां जिनपिंग हंस रहा है क्या किया ये आदमी। और यहां ईरान से लड़ रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि ईरान का तेल भी खरीद लो भाई। ऐसा तो उसी एक जानवर के साथ होता है जो अपना पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता, पकड़ नहीं पाता। वही अमेरिका का हाल हो गया। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है, मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि ईरान के कल के अटैक के बाद यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों से दुनिया को सिर्फ ऑयल और तेल ही नहीं मिलता, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद की भी सप्लाई होती है। इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस के बढ़ने की चिंता है। दुनिया का 20% फर्टिलाइजर यानी खाद और 46% यूरिया खाड़ी देशों से आता है बॉस। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहा तो दुनिया के कुल खाद व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। नाइट्रोजन खाद की कीमत दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट खाद की कीमत करीब 50% बढ़ सकती है दुनिया भर में। एशिया के देश खाड़ी के फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। 35% यूरिया, 53% सल्फर और 64% अमोनिया एशिया को जाता है। भारत खास तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपना 40% से ज्यादा यूरिया और फॉस्फेट खाद यहीं से मंगाता है। खाड़ी का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा भारत, ब्राजील और चीन लेते हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक भी हैं। यानी बात सिर्फ भारत के लिए कोई चिंता की बात है ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक साथ दुनिया पर कई संकट आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, और इन सब से दुनिया को निपटना है। इसलिए लोग यही मना रहे हैं कि भाई किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस नहीं होते तो लोग कहते कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप तुम उधर कोने में लड़ते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये युद्ध ट्रंप और अमेरिका ने शुरू किया, पिस पूरी दुनिया रही। ईरान युद्ध की वजह से करीब 95 देश ऐसे हैं जहां तेल महंगा हो चुका है बॉस। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हर महीने के आखिर में फ्यूल के दाम चेंज होते हैं, तो आशंका है कि कई और देश अपने यहां फ्यूल के दाम बढ़ा सकते हैं।